बहुत समय पहले की बात है। चमचमपुर नाम का एक छोटा और खूबसूरत गांव था। उस गांव के लोग खुशहाली से अपना जीवन व्यतीत करते थे। उसी गांव में लाला नाम का एक लकड़हारा रहता था। लाला बहुत ईमानदार और मेहनती व्यक्ति था। वह हमेशा अपने किसी भी काम को खुशी से करता था। उसके पास पैसों की तंगी रहती थी, लेकिन वह अपने जीवन में से संतुष्ट था। रामू के परिवार में उसकी पत्नी और 3 बच्चे थे। लाला सेठ नानक राम के यहाँ लकड़ियाँ काटने का कार्य करता था और लकड़ियाँ काटने के बदले में सेठ नानक राम लाला को पैसे देता था, जिससे लाला और उसके परिवार का जीवन व्यापन होता था। चंदा, अब मैं काम पर जा रहा हूँ। आज मुझे बहुत देर हो गई है, इसलिए आज बच्चों को तुम टाइम से स्कूल छोड़ाना। बच्चों को स्कूल तो मैं छोड़ आऊंगी, लेकिन सोनू, मोनू और पिंकी पिछले 3 दिनों से कह रहे हैं कि उनकी स्कूल की टीचर स्कूल की फीस मंगवा रही है। हाँ तो भाग्यवान, दे आओ ना बच्चों की फीस। अजी, कहाँ से दूं मैं बच्चों की फीस? आप जितनी पगार लाते हो उससे मुश्किल से हमारा खर्चा चलता है। अब उतनी सी तनख्वाह में मैं बच्चों की फीस का इंतजाम कैसे करूं? अजी, मैं एक बात आपको साफ साफ कह देती हूँ, आप सेठ नानक राम जी से पगार बढ़ाने की बात कीजिए। दिन पर दिन खर्च बढ़ता जा रहा है। बाजार में सब्जियों के दाम बहुत बढ़ गए हैं। बच्चों की पढ़ाई का खर्चा, घर का खर्चा, इस महंगाई में कैसे होगा हमारे घर का गुजारा? इसलिए आप आज ही बात कीजिए। इतना कहकर रामू काम पर चला गया। आज तो मेरी पगार का दिन है। सेठ जी जरूर कुछ करेंगे। वह हमेशा कोई ना कोई बहाना बनाकर मेरी पगार काट देते हैं। पिछली बार मैंने उनसे 400 रुपए उधार लिए थे। उसके बदले ब्याज का बहाना लगाकर उन्होंने मेरे 800 रुपए काट लिए। सेठ नानक राम हमारे साथ बहुत गलत करते हैं। एकदम सही कहा भाई। ये सेठ नानक राम एक नंबर का लालची किस्म का इंसान है। ये हमसे दुगना काम करवाकर रकम आधी कर देता है। हाँ मेरे भाई, मैंने भी पिछले महीने बस 2 छुट्टी ली थी क्योंकि मेरी बीवी बीमार थी। फिर इस नानक राम ने मेरी पूरी आधी पगार काट ली। अब मन करता है यहां से काम छोड़कर कहीं और चला जाऊं। हे भगवान, इस बार बस पूरी पगार मिल जाए। बच्चों की फीस भी चुकानी है, बच्चों की परीक्षा नजदीक है। इसके बाद सभी लकड़हारे अपने अपने काम की ओर निकल जाते हैं। काम करने के बाद वे सभी पगार लेने सेठ नानक राम के यहाँ जाते हैं। सेठ जी, आज पगार का दिन है, महीना पूरा हो गया है, हमारी पगार दे दीजिए। देखो, अभी माल नहीं बिका है, सारा माल गोडाउन में ही रखा हुआ है। अभी मेरे पास तुम सबको देने के लिए कुछ भी नहीं है। तुम सब कल या परसों तक आना, तुम्हारा हिसाब हो जाएगा। लेकिन सेठ जी, अभी मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं बचे हैं। बच्चों की फीस भी भरनी है और घर का राशन भी खत्म हो गया है। अरे मैंने कहा ना कि कल या परसों तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे। सभी निराश होकर अपने अपने घर को लौट जाते हैं। अजी, क्या हुआ? पगार का लाइए, पगार दीजिए। चंदा, अभी मुझे पगार नहीं मिली है। सेठ जी ने कहा है कि 2-3 दिन में पगार दे देंगे। पगार नहीं मिली? ऐसा कैसे चलेगा? बताओ, आज बच्चों की टीचर ने साफ कह दिया है कि अगर कल फीस नहीं दी तो बच्चों को घर पर बैठा लेना। अब क्या करें हम? मैं भी परेशान हूं चंदा। ये सेठ कभी टाइम से पगार देते ही नहीं है। अब इंतजार के अलावा और कुछ कर भी नहीं सकते। 2 दिन और देखते हैं। 2 दिन बीत जाते हैं। 2 दिन बाद सेठ सभी लकड़हारों को पगार देता है। ये ले रामलाल, तेरा इस महीने का हिसाब। अरे सेठ जी, ये तो बस 2500 है। मैंने तो इस बार 3000 तक का काम किया है। हाँ रामलाल, काम तो तूने किया है, लेकिन आराम भी तो तूने खूब किया है। उसी आराम के पैसे काटे हैं मैंने। लेकिन सेठ जी, आपने कहा था कि 9 घंटे काम करोगे उसके 3000 रुपए मिलेंगे। मैंने पूरे 9 घंटे काम किया और थोड़ा सा आराम। देख भाई, मुझसे बहसबाजी मत कर और मुझे ज्यादा हिसाब ना सिखा। ये 2500 रुपया रख। अगर चाहिए तो, और नहीं चाहिए तो कहीं और नौकरी ढूंढ ले। बेचारे रामलाल के पास कोई भी चारा नहीं था। अपनी मजबूरी के कारण उसने वो पैसे चुपचाप रख लिए। ये ले लाला, तेरी पगार पूरे 2500 रुपए। सेठ जी, मैंने तो पूरे 3000 का काम किया है और कोई छुट्टी भी नहीं ली और ना ही आराम किया। मैंने सारा काम टाइम से किया है। हाँ लाला, ये बात तो है, लेकिन इस समय लकड़ियों के दाम बाजार में सस्ते हो गए हैं। इस वजह से तुझे भी कम पगार ही मिलेगी जब तक दाम फिर से नहीं बढ़ता। सेठ जी, बात तो 3000 पर तय हुई थी। अब मैं इतने से कैसे काम चलाऊंगा? बच्चों की फीस भी देनी है।
घर का खर्चा भी सब कैसे होगा? इतने ही मिलेंगे तुझे। अगर इतने में करना है तो कर, नहीं तो मत कर। बेचारे लाला के पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं था, उसने वो पैसे ले लिए। भाइयों, ये सेठ नानक राम ने तो इस बार प्राण ही निकाल लिए। कितना लालची आदमी है, पैसों के लिए पता नहीं किस हद तक गिरेगा। इसे हम गरीबों की हाय जरूर लगेगी। नहीं राजू, ऐसे नहीं बोलते। वह कैसा भी हो, हमारा घर खर्च उसी की वजह से चलता है। वो हमारा अन्नदाता है। अरे काहे का अन्नदाता सारे पैसे खा जाता है और हमें मिलता है 2,500। इसमें घर का खर्चा कैसे संभाले? और ऐसे हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हम करे भी तो क्या करें? हमें लकड़ी काटने के अलावा कुछ आता भी तो नहीं, और कोई दुकान भी अगर खोलें तो उसके लिए भी पैसा चाहिए। अब जो भी हो, हमारा तो सेठ नानक राम ही सहारा है। कुछ देर बातें करने के बाद सभी अपने अपने घर की ओर निकल पड़ते हैं। अजी आ गए आप। और पगार का क्या हुआ? कितनी मिली? चंदा, इस बार सेठ जी ने सिर्फ 2,500 रुपए ही दिए हैं। बस इतना ही? 2,500 में क्या होगा? घर कैसे चलेगा? 1,000 रुपए तो बच्चों की फीस में ही चले जाएंगे। फिर 1,500 में क्या से क्या होगा? चंदा, इस बार इसमें ही काम चलाना पड़ेगा। तुम सबसे पहले बच्चों की फीस जमा करवा देना, इसके बाद बाकी का मैं देखता हूँ। अजी आप क्या देखोगे? सेठ नानक राम से पगार की बात तो आपने की नहीं होगी? ऐसी बात नहीं है चंदा, मैंने सेठ जी से पगार की बात कही थी, लेकिन सेठ जी ने मना कर दिया और कहा, ये पैसे लेने हैं तो ले, नहीं तो कहीं और काम देख ले। वैसे चंदा, मैंने सोचा है कि मैं सेठ नानक राम के यहां से आने के बाद कोई दूसरा काम भी शुरू कर दूं। एक और काम करूंगा तो थोड़ी और आमदनी हो जाएगी, इसलिए आज ही मैं घर आते समय कोई दूसरे काम की बात करूंगा। इतना कहने के बाद लाला काम पर चला जाता है। जैसा कि लाला ने कहा था, वो सेठ नानक राम के यहाँ काम से आने समय काम की तलाश में हर दुकान पर भटकता रहता है और अंत में थक हार के वापस जाने लगता है। तभी उसे रास्ते में उसकी तरफ दौड़कर आते हुए 2 बैल दिखाई देते हैं। ये देखकर वह घबरा जाता है और इधर उधर कोई छुपने की जगह देखता है। तभी उसे एक अजीब सी गुफा दिखाई देती है और वह गुफा में जाकर छिप जाता है। कुछ समय बाद बैलों के चले जाने के बाद उसकी जान में जान आती है। हे भगवान, आज तो बाल बाल बचा नहीं, तो इन बैलों के पैरों तले कुचला ही जाता। लेकिन मैं ये कौन सी जगह आ गया? लाला गुफा के थोड़ा और अंदर तक जाता है। तभी उसे एक टोकरी दिखाई देती है। लाला उस टोकरी की ओर बढ़ता है। ये कैसी टोकरी यहाँ पड़ी है? इसे मैं घर ले जाता हूँ, सामान रखने के काम आ जाएगी। लाला जैसे ही टोकरी को हाथ लगता है, गुफा के अंदर से एक अजीब से आवाज सुनाई देती है। इस टोकरी को छूने की कोशिश भी मत करना। ये आवाज सुनकर लाला पीछे हट जाता है। तभी गुफा में एक जिन्न प्रकट होता है। कौन हो तुम? मेरी गुफा में क्या करने आए हो? माफी चाहूंगा, दरअसल 2 बैल मेरे पीछे पड़ गए थे। उनसे बचने के लिए मैं इस गुफा में आ गया। फिर इस टोकरी को देखा। माफ कीजिए, यहाँ कोई नहीं था, तो सोचा ये टोकरी भी किसी की भी नहीं होगी, इसलिए मैंने इसे हाथ लगाया। डरो मत लाला, मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूँ। मेरी एक नजर से मैं किसी के भी बारे में सब कुछ पता लगा सकता हूँ। लेकिन आप कौन हैं? आप इतने विचित्र क्यों हैं? अपना परिचय दीजिए। मैं एक जिन्न हूँ और मैं कई वर्षों से इस गुफा की रक्षा कर रहा हूँ। ये गुफा मेरे पूर्वजों के समय की है। इस गुफा में केवल वही घुस सकता है जिसका दिल साफ हो और मन में कोई पाप न हो। अगर तुम पवित्र न होते तो इस गुफा में आ नहीं पाते। तुम सच्चे इंसान हो लाला। अब ये टोकरी तुम्हारी हुई, जाओ इसे ले जाओ। नहीं हुजूर, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो बस यूं ही देख रहा था। ये कोई साधारण टोकरी नहीं है लाला, ये एक जादुई टोकरी है। जादुई टोकरी? इससे क्या होता है? और क्या ये वही टोकरी है जिसकी कहानियां नानी मुझे सुनाया करती थीं कि इस टोकरी से सभी इच्छाएं पूरी होती हैं? हाँ लाला, ये वही जादुई टोकरी है। तुम इस टोकरी के योग्य हो। अब तुम इस टोकरी से अपने घर की स्थिति सुधार सकते हो। लेकिन एक बात का ध्यान रखना लाला, तुम जो चीज भी एक बार इस टोकरी में डाल दोगे, हमेशा वह चीज ही तुम्हें हर बार इसमें डालनी होगी। इसके अलावा और कोई भी चीज तुम इसमें नहीं डाल पाओगे, और अगर तुमने ऐसा किया तो इसका परिणाम भी तुम्हें ही भोगना होगा।
समझकर इसका उपयोग करना और बिना लालच किए उसी वस्तु को रखना जिसकी तुम्हें जरूरत है। इसके बाद लाला उस टोकरी को लेकर घर आ जाता है। चंदा, देखो आज मैं क्या लाया हूँ। ये तो एक मामूली सी टोकरी है। और आप तो आज काम की तलाश करने वाले थे ना, तो कोई दूसरा काम मिला या नहीं? नहीं चंदा, तुम मेरी बात सुनो, ये कोई मामूली टोकरी नहीं है, ये तो एक जादुई टोकरी है। लाला अपनी पत्नी को वह सब कुछ बताता है जो उसके साथ उस गुफा में हुआ। अच्छा, तो आपके कहने का मतलब है कि इस टोकरी में कोई ऐसी चीज डालनी होगी जिसकी हमें जरूरत है। हाँ चंदा, हमें सोच समझकर ही इसका उपयोग करना होगा। लाला अपने दिमाग पर जोर डालता है, तभी उसे याद आता है। चंदा, तुम्हें याद है एक बार मुझे जंगल में चंदन की लकड़ी का एक टुकड़ा मिला था जो मैंने तुमको रखने के लिए दिया था। हाँ, मुझे याद है। तो तुम जाओ और वो लकड़ी लेकर आओ। हम इस टोकरी में उस चंदन की लकड़ी को डालेंगे और अपना एक व्यापार शुरू करेंगे। चंदा तुरंत वो चंदन की लकड़ी लेकर आती है और उस टोकरी में डालती है। वह जैसे ही लकड़ी को टोकरी में डालती है, वह पूरी टोकरी चंदन की लकड़ी से भर जाती है। हे भगवान, चमत्कार हो गया। पूरी टोकरी लकड़ी से भर गई। अगर आप इन लकड़ियों को बेचोगे तो इसके अच्छे दाम मिलेंगे। हाँ चंदा, मैं कल सुबह बाजार में जाकर उन लकड़ियों को बेचूंगा और उन पैसों से हम बच्चों की फीस जमा करवा देंगे और बाकी पैसे संभाल कर रख लेंगे। अगले दिन लाला नानक राम सेठ के न जाकर बाजार में उन लकड़ियों को बेचने निकल जाता है। वहाँ पर लाला चंदन की लकड़ियों को बाजार से कम दाम में बेचता है, जिस कारण आम लोगों के साथ साथ व्यापारियों ने भी उससे लकड़ियाँ खरीदी। लकड़ियों को बेचकर लाला को बहुत मुनाफा हुआ। पैसों को लेकर लाला घर चला जाता है। देखो चंदा, उन लकड़ियों को बेचकर कितना सारा पैसा मिला है। अब मैं काम पर जा रहा हूँ। अब आप काम पर क्यों जा रहे हो? आपके पास तो ये जादुई टोकरी है ना। मैं सेठ नानक राम के यहाँ काम करने नहीं जा रहा हूँ। मैं तो मेरे साथी लकड़हारों को अपने साथ शामिल करने जा रहा हूँ। मेरी तरह वो सब भी सेठ नानक राम से परेशान हैं। वे सभी एकदम ईमानदार और मेहनती हैं, लेकिन नानक राम ने कभी उनकी मेहनत का हक नहीं दिया। इसलिए अगर मेरा भला हो रहा है तो क्यों ना मैं उनका भी भला करूं। बात तो आपकी सही है। अगर हम सब मिलकर काम करेंगे तो सबका भला होगा। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।